ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पहुंचने के लिए केप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्री मार्ग लिया। यह एक लंबा रास्ता था। धीरे धीरे वैकल्पिक छोटे मार्गों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 1830 के मध्य से कुछ जहाजों ने मिस्र के समुद्री मार्ग का उपयोग करना शुरू कर दिया। लंदन से जहाज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंचते थे, फिर स्वेज प्रायद्वीप के पार रेड सी पर पोर्ट स्वेज तक पहुंचे। पोर्ट स्वेज से भारत की यात्रा के लिए एक अलग जहाज का इस्तेमाल किया जाता था। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से पहले इन दो मार्गों का उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत पहुंचने के लिए किया गया था। भारत में यात्रा के मुख्य बंदरगाह बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता थे। जहाज लंदन या साउथहैम्पटन पहुंचते थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि यात्रियों ने किस शिपिंग लाइन का चयन किया था। जहाज साल भर उपलब्ध रहते थे। बारिश के मौसम के दौरान यात्रा में अधिक समय लगता था। मौसम और जहाज की गति के आधार पर यात्राओं में लगभग 4 से 6 महीने लगते थे। कोई अलग यात्री जहाज नहीं थे, इसलिए यात्रियों को व्यापारी जहाजों या मालवाहक जहाजों में यात्रा करनी पड़ती थी। अधिकांश स्थान कार्गो के साथ लिया गया था। समुद्री लुटेरों से अपना बचाव करने के लिए व्यापारी जहाजों को भी पर्याप्त तोप और गोलाबारी ले जाना पड़ा। शिपिंग कंपनियों को एहसास हुआ कि भारतीय और एशियाई मार्गों पर पैसा है। जहाज निर्माण में निवेश का अच्छा प्रतिफल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को बहुत बड़ा बनाया गया था और बड़ी दूरी तय करने में सक्षम थे। शिपिंग लाइनों ने 5 वर्षों में 200 से अधिक प्रतिशत का लाभ कमाए। शिपबिल्डर फिनिस पेट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जहाज आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। प्रारंभ में प्रत्येक जहाज को व्यक्तिगत रूप से वित्तपोषित किया गया था। प्रत्येक जहाज का लेखा अलग से रखा जाता था। 1614 में अलग अलग यात्राओं को एक एकल संयुक्त स्टॉक से बदल दिया गया, जिसने वार्षिक नौकायन के लिए निरंतर वित्तपोषण प्रदान किया। 1800 के दशक की शुरुआत तक नौकायन प्रति वर्ष 40 से 50 जहाजों के शिखर पर पहुंच गया था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों को खरीदा या बनाया। 1639 के बाद से कंपनी ने निजी जहाजों को किराए पर लेना शुरू कर दिया। 1652 में ब्लैकवॉल में कंपनी के डॉकयार्ड को बंद कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने निजी जहाजों को किराए पर लिया। जहाजों को विशेष रूप से कंपनी के लिए बनाया और डिजाइन किया गया था। जहाजों के लिए चालक दल उपलब्ध कराने के लिए जहाज के मालिक जिम्मेदार थे। कप्तानों और अधिकारियों को कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। नाविकों के साथ असंतोषजनक व्यवहार किया जाता। जहाजों में हमलों की घटनाओं में सुरक्षा के लिए बड़े दल रखते थे। प्रत्येक यात्रा के बाद खातों और लॉगबुक को कंपनी मुख्यालय ईस्ट इंडिया हाउस को सौंप दिया जाता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाजों के लिए 40 पाउंड प्रति टन का भुगतान करते थे, जबकि अन्य मालिकों ने केवल 25 पाउंड का भुगतान करते। 1770 और 1820 के बीच लंदन और एशिया के बीच शिपिंग लागत में 2/3 की कमी आई। कॉपर शीथिंग और अन्य तकनीकी सुधारों ने जहाजों को किराए में कमी के लिए लंबे जीवनकाल में लगातार यात्रा करने की अनुमति दी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर लोगों की आवाजाही सख्त नियमों के अधीन थी। जहाजों में नागरिक कर्मचारी, सैन्यकर्मी, गैर आधिकारिक निवासी, महिलाएं, बच्चे और भारतीय नौकर थे। सैनिकों की बड़ी टुकड़ी, कंपनी और ब्रिटिश शाही सेना दोनों जहाजों से यात्रा करते थे। 1708 में कंपनी ने आदेश दिया कि शिप सर्जन को भारत में जीवित पहुंचने वाले प्रत्येक सैनिक के लिए अतिरिक्त 10 शिलिंग का भुगतान किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडरों ने जहाज की दैनिक कार्यवाही की डायरी और पत्रिकाओं को बनाए रखा, जिसमें उन स्थानों के साथ यात्रियों के नाम शामिल थे जहां वे जहाज में प्रवेश करते थे और छोड़ते थे। सभी यात्रियों को कंपनी के जहाजों में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित मुद्रित नियम जारी किए गए थे। कमांडरों को अपने यात्रियों के आरामदायक आवास और उदार व्यवहार पर ध्यान देना था। कमांडरों को अधिकारियों और यात्रियों के बीच विवादों में मध्यस्थता करनी थी। 1819 तक कंपनी ने जहाज पर देर रात की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये गतिविधियां जहाजों को खतरे में डाल रही थीं। रात 8 बजे के बाद केबिन में आग नहीं जलानी चाहिए, जब तक बीमारों के उपयोग के लिए आवश्यक न हो।
मोमबत्तियों को डेक के बीच रात 9 बजे तक और नवीनतम केबिनों में रात 10 बजे तक बुझाना था। रात में बुझने वाले किसी भी जहाज को रोशनी दिखाई नहीं देनी चाहिए। यात्रियों और अधिकारियों को कमांडर के साथ एक ही समय में भोजन की मेज छोड़नी थी। कमांडर पर जुर्माना लगाया जाता यदि वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना किसी भी यात्री को जहाज पर लाता। जुर्माना इस प्रकार था: एक यूरोपीय के लिए 500 पाउंड, एक नौकर के लिए 20 पाउंड, भारत के मूल निवासियों के लिए 20 पाउंड। यदि भारतीय नौकरों को लंदन ले जाया जाता था तो 50 पाउंड की जमा राशि का प्रमाण पत्र आवश्यक था। इससे पहले कंपनी को डिस्चार्ज किए गए नौकरों को भारत वापस लाने का खर्च वहन करना पड़ता था। हम भविष्य के एपिसोड में लंदन में भारत की नौकरानियों पर एक अलग कहानी को कवर करेंगे। जहाजों पर सेना के भगोड़ों को अनुमति नहीं थी। भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वयं निर्धारित किराए का भुगतान करना पड़ता था। सेना के जनरल के लिए 200 पाउंड, लेखकों, लेफ्टिनेंट और एकल महिलाओं के लिए 80 पाउंड, कैडेटों के लिए 60 पाउंड। रैंक के अनुसार सामान की अनुमति थी। भारत से वापसी का सामान, बिस्तर और केबिन फर्नीचर कंपनी परिषदों और जनरलों के सज्जनों के लिए 5 टन, लेखकों, लेफ्टिनेंटों, एकल महिलाओं और अन्य केबिन यात्रियों के लिए 1 टन, परिवारों के लिए अतिरिक्त सामान की अनुमति थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel.